चलो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक, उस समय भी न्यूज में था ये 4 साल पहले, 5 साल पहले, और ये आज फिर न्यूज में है क्योंकि इसकी अधिसूचना जारी हो गई, अभी लागू हो गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। देखो ध्यान से, पहले इस अधिनियम को देख लेते हैं एक बार, फिर हम थोड़ी नागरिकता पे बात करेंगे। पहले हम इसको देखना केवल, ये ध्यान रखना, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ना, ये नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में किया गया संशोधन है। और नागरिकता अधिनियम 1955 जब बना तो उसमें यह बताया गया कि व्यक्तियों को नागरिकता कैसे मिलेगी और उनकी नागरिकता कैसे छीनी जाएगी, ठीक, कैसे समाप्त हो सकती है, कैसे उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। 1955 के अधिनियम में ये बात लिखी हुई है। इसी के हिसाब से कानून बनता है, उसी के हिसाब नागरिकता मिलती है, नागरिकता छीन ली जाती है, जो भी हो तरीके इसमें बताए जाते हैं 1955 के अधिनियम में। और इसी में समय समय में परिवर्तन हुए। तो एक संशोधन जो हुआ है वो आकर 2019 में भी हुआ, 1986 में संशोधन हुआ, ठीक, 2016 में भी संशोधन हुआ, अब ये संशोधन हो गया आकर, ठीक। तो कई संशोधन इसमें हुए, तो उसी संशोधन में एक संशोधन मात्र है। तो संशोधन क्या है, वही सवाल है। तो देखो, इसी को कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, और यही सीए है। 11 मार्च को लागू कर दिया गया, ठीक है। और तुमने एक फोटो देखी होगी, DL1 CAA 4421, अमित शाह की गाड़ी का नंबर है ये, है ना, ये गाड़ी का नंबर है होम मिनिस्टर की। हाँ, ये मजाक नहीं है, ये वायरल चल रहा है। DL1 CAA 4421 4482111, और 11 मार्च को लागू हुआ। तो बोले कोइंसिडेंस नहीं, अमित शाह ने बहुत पहले सोच रखी थी ये बात। भाई अमित शाह की गाड़ी, होम मिनिस्टर की गाड़ी का नंबर है ये, ठीक। 11 हो गया, जोड़ लो इसको, 4 + 4 + 2 + 1 बराबर 11। दिल्ली की गाड़ी है 1 CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और सोचो, बहुत पुरानी, क्या हो सकता है संयोग मात्र हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई संयोग है। तारीख पहले से फिक्स है, जब गाड़ी खरीदी गई है तब से लग रहा है। और ये तो भाई देखो VIP लोग हैं, ये तो जो चाहे वो नंबर मिलेगा, हमको कोई मिल जाएगा CA। हमारी गाड़ी नंबर होता है UP 26 AJ, UP 26 AP, है ना, इस तरह नंबर बनते हैं। हमारी गाड़ी का नंबर ऐसे, वहां देखो क्या नंबर मिला हुआ है, CA, और लिया है जानबूझ के, ठीक, ताकि जहां गाड़ी गुजर जाए आदमी देखे जरूर एक बार CA वाली गाड़ी जा रही है, ठीक। और 4421 ये नंबर दिया। चलो, ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन इस पे आओ, CA में है क्या 2019 में, प्रावधान क्या वो देखना। तो प्रावधान है नागरिकता देने के, इस बात को ध्यान रखना है, नागरिकता देने के, नागरिकता छीनने के नहीं। नागरिकता दी जाएगी, छीनी नहीं जाएगी, इस बात को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि छीने जाने में ही गड़बड़ हो जा रहा है। क्योंकि अब ये कह दिया जाता है कि तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी। अच्छा, छीनी किसकी जाएगी या किसकी नहीं, तो वो जो छीना जाएगी ना नागरिकता, वो इसके तहत नहीं है। उस पर हम NRC देखेंगे। अब वो NRC की बात होगी, जो छीनने का जो डर है वो NRC है। तो इसके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं CA 2019 जब NRC के साथ मिल जाएगा तो ये कॉम्बो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो ये हिंदुओं को तो नागरिकता दे देगा जो बाहर से आए हैं, और जो मुसलमान आए हैं उनकी नागरिकता छीन लेगा। यहाँ का मुसलमान जो प्रूफ नहीं कर पाया कि हम यहीं के रहने वाले हैं, उसकी नागरिकता भी छीन लेगा। तो इस तरह से दिखाया जा रहा है, दोनों को मिला के बड़ा खतरनाक बताते हैं। लेकिन अब जो भी बात है मैं सारी क्लियर कर देता हूँ, एक बार देखना ध्यान से। CA 2019 में है क्या, पहले तो नागरिकता देने का प्रावधान है। सवाल है किसको नागरिकता देने का, तो 3 देश से आए हुए लोगों को। कितने देश से आए हुए, 3 देश से। और 3 देश से आए हुए ये लोग 6 धर्मों से संबंधित हैं। कितने धर्म, 6 धर्म या संप्रदाय कह लो आप, 6 संप्रदाय से जुड़े हुए लोग। तो ये सवाल सीधा सीधा आ सकता है PT वगैरह में कहीं, है ना। सीधा सवाल ये कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो नागरिकता प्रदान की जा रही है वो निम्नलिखित में से कौन से धर्मों के लोगों को प्रदान की जाएगी। तो उसमें 6 धर्म हैं। कौन कौन से धर्म है, धर्म ही देख लो पहले। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 वो हैं जो कहां से आए हैं, 3 देशों से। पहला देश बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। ठीक, तो है क्या मतलब इसका,
बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मुस्लिम देश हैं, यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, इसीलिए कहा गया ऐसे अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए गए हैं, इस आधार पे कि तुम हमारे धर्म के नहीं हो, और इस आधार पे प्रताड़ित किए गए हैं और वो भागकर भारत में आ गए हैं, अवैध शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, ठीक, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं या अवैध निवासी के रूप में रह रहे हैं, अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, कहने का मतलब उन सबको नागरिकता प्रदान की जाएगी, ये है इसमें प्रावधान। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्या जितने भी भाग कर आए हैं सबको नागरिकता दी जाएगी? तो कहोगे हाँ सबको दी जाएगी, लेकिन शर्त है वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए होने चाहिए। यानी जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं उनको इस कानून के तहत नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है, इसके लिए उनको पहले ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फिर भारत सरकार एक एक की जांच करेगी। अब पता लगा कोई वहां का हिंदू धर्म का व्यक्ति या सिख धर्म का व्यक्ति कहीं जासूस बन के आ जाए, फिर तो पहले पूरा एक रिकॉर्ड देखा जाएगा और उसके बाद उसको नागरिकता भारत सरकार प्रदान करेगी। और नागरिकता पर जो कानून बनाने की शक्ति है वो खुद संविधान का अनुच्छेद 11 देता है, किसको? संसद को, संसद दे सकती है। तो इसको ध्यान रखना। पहला, सीए के तहत कितने देशों से आए हुए लोगों को नागरिकता? 3 देश। किन किन धर्म के लोगों को नागरिकता? तो 6 संख्या याद रखें, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। और उनको नागरिकता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर गए थे। इसको ध्यान रखना। अगर, अब सोचो, अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? अगर मान लो कोई मुस्लिम आ गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, रह रहा है 31 दिसंबर 2014 से पहले से, अब वो कहे भाई मुझे भी नागरिकता चाहिए, तो बताओ ये कानून उसको नागरिकता देगा? नहीं देगा, क्योंकि मुस्लिम नाम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक। क्योंकि इनका कहना है जो अल्पसंख्यक हैं हमारे आस पड़ोस के देश में, उनके लिए कोई और होमलैंड है नहीं, विशेष रूप से हिंदू लोगों के लिए, उनके लिए तो होमलैंड क्या है? बोले यही है। अच्छा, दूसरा, जैनों के लिए यही है, यही तो जैन धर्म बना। बौद्ध के लिए बस इसमें एक एक्स्ट्रा में ईसाई और जुड़ गया है, ईसाइयों को भी हमने दे दिया, बोले तुम तो क्या ही कर लोगे, अब तुम आ जाओ। लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों को इसलिए नहीं। दूसरा, ईसाई धर्म के लोग हो गए ना, ईसाई धर्म के लोगों का भी बहुत ज्यादा उत्पीड़न हुआ इन देशों में, बांग्लादेश में, जिसे अभी तुम देखते हो पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में एक स्टूडेंट को फांसी दे दी गई। ईश निंदा मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना। अब भारत तुम देखो कितना मजेदार देश है, तुम भगवान को कुछ भी बोलो रोज, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कितने लोग तुम देखो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, हमारे यहाँ हिंदू धर्म का व्यक्ति मुसलमानों के भगवानों को और मुसलमान वाला हमारे भगवानों को खूब गाली दे रहे हैं, डेली गाली चल रहा है। सोशल मीडिया कमेंट पढ़ने लग जाओ, उस दिन तुम सोचो क्या देश में चल क्या रहा है, इसलिए कमेंट पढ़ना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो बता रहा हूँ, खूब गालियां देते हैं। बताओ किसी भी ईश निंदा लगी आज तक? नहीं। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में फांसी तक हो जाती है। यानी अगर कोई वहां पर ईश्वर की निंदा करता हुआ पाया गया तो उसको फांसी दे दी जाएगी। अब अभी एक स्टूडेंट को हुई है तो न्यूज में, तो बताओ इन लोगों का उत्पीड़न हुआ होगा? नहीं भाई, ईसाई का भी, इन सबका हुआ होगा। ऐसी बात मान लो कभी कभी लड़ाई में ही मुंह से निकल जाती है तो उसके वो केस करा दिए ईश निंदा का और प्रूफ कर दिया इसने ईश निंदा की थी, है ना, भगवान की निंदा की थी और निंदा हो गया। जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की निंदा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, लोकतांत्रिक देशों में ही ऐसा नहीं है, तुम किसी की निंदा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां पर फर्क पड़ता है। जो तानाशाह देश है कोई, वहां पर ईश्वर की निंदा तो छोड़ दो तुम ना, वहां पर तानाशाह की तुमने निंदा कर दी तो काम खत्म हो जाएगा। जैसे किम जोंग उंग की निंदा कोई नॉर्थ कोरिया का व्यक्ति कर सकता है? या दो ही हो सकता है, या तो वो मारा जाएगा या नॉर्थ कोरिया छोड़कर कैसे भी भाग जाएगा। दो ही तरीके हो सकते हैं। और अभी एक 3-4 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ, नॉर्थ कोरिया से एक आदमी भाग रहा है बॉर्डर पार करके और गोलियों के बीच में से भाग रहा है। नॉर्थ कोरिया की सेना गोली चला रही है, दक्षिण कोरिया की सेना भी गोली चला रही है और वो भागे जा रहा है उन्हीं की तरफ। और जैसे जैसे बच के दक्षिण कोरिया के अंदर एंटर कर गया, फिर सेना ने पकड़ लिया दक्षिण कोरिया की और उसने कहा कि भाई देखो गोली मार देना लेकिन वहां वापस मत पहुंचाना, कैसे ही भाग के आया हूं किम जोंग के यहाँ से मैं। और उस पर दक्षिण कोरिया ने इसको रखा अपने यहाँ। ऐसा हाल है देशों का। अपने यहाँ ऐसा नहीं, तो अपने यहाँ ध्यान रखना। 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जिन्हें उन देशों में धार्मिक उत्पीड़न सहना पड़ा है, अगर वो यहां पर रह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। ये प्रावधान सीएए में किया गया है। लेकिन ध्यान रखना है, अपवाद है कुछ। ये सीएए पूरे भारत में लागू होगा लेकिन कुछ स्थानों पर लागू नहीं होगा। अब कहां का लागू नहीं होगा वो ध्यान से सुन लेना, नहीं तो कह दिया जाए सीएए पूरे भारत में लागू होगा, तो नहीं, पूरे भारत में लागू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा, नागालैंड में लागू नहीं होगा, मणिपुर में लागू नहीं होगा, त्रिपुरा में लागू नहीं होगा, मेघालय में लागू नहीं होगा, यहां पर लागू नहीं होगा। और असम के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है।
कहां कहां लागू नहीं होगा की बात कह रहा हूं मैं, तो कहां कहां लागू नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, इनमें लागू नहीं होगा। अगली बात, असम में आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, बाकी में लागू होगा, लेकिन यहां पर अरुणाचल में, मणिपुर में, नागालैंड में पूरे में ही लागू नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना, वहां पर लागू नहीं होगा। अब तुमको कारण क्या है इसका? कारण देखो वहां का क्या है ना, कारण ये है, यहां तो क्या कहा इन्होंने, 6 संप्रदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान कर देंगे, मुसलमानों को नहीं करेंगे नागरिकता प्रदान, ठीक है, भारत में इसका विरोध भी नहीं हो रहा है। लेकिन असम के आदिवासी क्षेत्र के लोग और मणिपुर के ये सब जो लोग हैं, नागालैंड के, मणिपुर के, त्रिपुरा के, इनका मानना यह है कि बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों से ही हमें दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश से अगर कोई हिंदू भी आया है तब भी हम अपने यहाँ नहीं रखेंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, ये हिंदू धर्म का व्यक्ति है बात अलग है, लेकिन हमारे कल्चर को तो बर्बाद कर देगा। और ज्यादा संख्या अगर तुमने इनको नागरिकता दे दी, ये रहेंगे हमारे यहाँ त्रिपुरा में रहेंगे, हमारे मेघालय में रहेंगे, हमारे असम के आदिवासी क्षेत्र में रहेंगे, मणिपुर में रहेंगे, नागालैंड में रहेंगे, अरुणाचल में रहेंगे। बोले ये तो हमारा कल्चर जानते ही नहीं है, ये अपने हिसाब से रहेंगे, फिर हम अपने हिसाब से रहेंगे, हमारा तो कल्चर थोड़े दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है और हम कम है। तो इनका तर्क ये है, तो इस कारण से भारत सरकार ने इसको इन क्षेत्रों में लागू नहीं किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कहां लागू नहीं हुआ, तो ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं हुआ है, कहां का लागू नहीं हुआ मैंने बता दिया, ठीक है, इन क्षेत्रों में लागू इसको नहीं किया गया, और पूरे भारत में इसको लागू किया गया है, और पूरे भारत में लागू है, और कहीं से उत्तर प्रदेश हो गया, सब इलाका सब जगह लागू होगा। कौन अपवाद है मैंने बता दिया, अपवाद बता देता हूं कहां लागू नहीं है, कहां लागू नहीं है, तो आप लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और असम के आदिवासी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र जो है वहां पर नहीं लागू। ठीक, ऑब्जेक्टिव अगर लगाने हैं उसके हिसाब से इतनी बात इंपॉर्टेंट है सीएए में, जो करंट अफेयर का है उसमें इतनी बात इंपॉर्टेंट है, इतनी बात नहीं बोलनी बस, क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। लिख दिया इसको, लिखो। अब देखो, अब यहां पर ना 2 आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल तुमको जानने आते ही हैं, तुमको वो आर्टिकल पता है, लेकिन मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। जैसे सीएए जो आया, सीए 2019 से किन किन आर्टिकल्स को तुम जोड़ सकते हो? तो पहला तो अनुच्छेद 11 है ना, अनुच्छेद 11 में साफ साफ प्रावधान है कि नागरिकता के बारे में कोई भी प्रावधान, कोई भी कानून बनाने की शक्ति भारत की संसद के पास है, यानी संसद के अलावा ये काम कोई कर नहीं सकता। उदाहरण के लिए, क्या राज्य की विधानसभा नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है? तो कहो नहीं, ये तो शक्ति संसद को प्राप्त है। तो सवाल है कि संसद को यह शक्ति कौन से अनुच्छेद से प्राप्त हुई है? तो अनुच्छेद 11, नागरिकता वाला जो पार्ट 2 है उसमें अंतिम अनुच्छेद 11 है, और 11 क्या कहता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इतनी बात समझ में आती? दूसरी बात, दूसरा कौन सा आर्टिकल है जिसको तुम इस नागरिकता वाले से जोड़ सकते हो? नागरिकता जो अभी सीए जो आया इससे जोड़ सकते हो, तो आप कहोगे अनुच्छेद 21। कौन सा? अनुच्छेद 21। अब समझना अनुच्छेद 21 क्यों, अनुच्छेद 21 से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? अनुच्छेद 21 में क्या है? अच्छा, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, इसी में तो है कि कोई व्यक्ति अगर जी रहा है तो केवल उसका जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार नहीं है। जीने के अधिकार में, जीवन के अधिकार में केवल जीना शामिल नहीं है, गरिमामय पूर्ण तरीके से जीना यही तो शामिल है। यानी अगर किसी व्यक्ति का जीवन गरिमामय नहीं, वो जी तो रहा है लेकिन गरिमामय पूर्ण जीवन नहीं जी रहा है, तो किसका उल्लंघन है? आर्टिकल 21, यानी उसको उसका अनुच्छेद 21 देश के अंदर रहकर नहीं मिल रहा। दूसरा सवाल, आर्टिकल 21 तो सबको मिला हुआ है, चाहे वो देश का नागरिक हो और चाहे नागरिक ना हो, सबको मिला है कि नहीं मिला? देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे किसी देश में नागरिक होता है और एक होता है निवासी, निवास कर रहा है, इसी में विदेशी इत्यादि भी शामिल है। मान लो कोई तुम्हारे यहाँ घुसपैठ करके आ गया है या फिर अवैध रूप से आ गया है, रह तो भारत में ही रहा है
तुम्हारी जनसंख्या में आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं अगर निवास ना कहूँ, मैं यहाँ पर जनसंख्या कह दूँ, ऐसे जनसंख्या ना, पॉपुलेशन कह दूँ, जनसंख्या कह दूँ, निवासी कह दूँ, निवास कह दूँ, या अधिवास करने वाला व्यक्ति कह दूँ, ये सारी चीजें हैं। तो ध्यान रखना, भारत में जो निवास कर रहा है जरूरी नहीं वो भारत का नागरिक है। जैसे कई सारे शरणार्थी आए हुए हैं, जैसे अभी जो आपने सीए आया, इनके लिए तो आया है, जो हिंदू आए, सिख आए, इन लोगों के लिए। कई मुस्लिम जो बांग्लादेश से पलायन करके 1971 की लड़ाई के टाइम पे वो भी भारत में ही रह रहे हैं अभी। तो बताओ, भारत के नागरिक तो नहीं है, लेकिन क्या भारत में निवास नहीं कर रहे हैं? भारत में निवास तो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में निवास कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी जरूरी है, उनको भी आर्टिकल 21 मिला हुआ है। इसका मतलब अगर भारत का नागरिक कोई व्यक्ति नहीं भी है और भारत में निवास कर रहा है, शरणार्थी के रूप में रह रहा है, चाहे अवैध रूप से आ गया है, तो बताओ उस व्यक्ति को आर्टिकल 21 प्रदान होगा नहीं होगा? आर्टिकल 21 मिलेगा, क्योंकि वो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21 उसको मिलेगा। तो जीवन कैसा? गरिमामय पूर्ण। अब जैसे उसमें शरणार्थी की बात कर रहा हूं, अब जो अवैध रूप से आए हैं उनको तो भगाया ही जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन अवैध रूप से जो आ गए, उनमें जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इनका इंतजाम कर दिया गया। बोले तुमको किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ दिखाने की आवश्यकता नहीं है और तुमको तो नागरिकता मिल जाएगी। और कैसे मिलेगी? सीए 2019 के तहत मिल जाएगी, ये जो अभी आया, लागू हो गया। अच्छा, दूसरा, तो मुस्लिम धर्म को भी शामिल कर लेते, क्यों शामिल नहीं किया? तो इनका तर्क यह है, इसलिए शामिल नहीं किया कि जहां के लोगों को हमने शामिल किया है उन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक है। तो बहुसंख्यक देश में किसी बहुसंख्यक का धार्मिक उत्पीड़न होना यह संभव बात नहीं है, ठीक। लेकिन अब इसमें तर्क भी है मुसलमानों का। जैसे पाकिस्तान में बड़ी संख्या में अहमदिया मुसलमान रहते हैं, अहमदिया मुसलमान। दूसरा, सिया मुसलमान रहते हैं, ठीक। कई मुसलमानों कई तरीके के मुसलमान होते हैं। तो बोले कि सिया मुसलमानों और सुन्नी मुसलमानों का देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये तुम्हारा बांग्लादेश। तो सिया मुसलमानों का भी धार्मिक उत्पीड़न होता है वहां, ठीक। जो अहमदिया मुसलमान है उनको तो पाकिस्तान की सरकार मुसलमान ही नहीं मानती है, तो उनका भी उत्पीड़न होता है। तो बोले फिर इनको तो देनी चाहिए थी ना नागरिकता, चाहे ऐसा लिख कर देते। तो तर्क देने वाले ये कहते हैं, विपक्षी जो तर्क देते हैं, बोले मुसलमानों को भी देना चाहिए था, क्योंकि मुसलमान भी धार्मिक रूप से परेशान है, वहां पर धार्मिक उत्पीड़न होता है और होता है वास्तव में। ये अहमदियों का होता है और सिया मुसलमानों का भी होता है। तुम सुनते हो कि आज सिया मुसलमानों की मस्जिद में बम फट गया है ना, आज सुन्नी मुसलमानों की मस्जिद में सिया मुसलमानों ने बम फोड़ दिया। तो वहां तो ये मस्जिद में बम फोड़ने की लड़ाई वैसी चलती रहती है। तो उसी में कहा गया कि मुसलमानों को भी शामिल करना चाहिए था। भारत सरकार का तर्क दूसरा है, उनका कहना है बहुसंख्यक है, वहां उनका उत्पीड़न नहीं हो सकता, जिनका हो रहा है उत्पीड़न वो भाग कर आ रहे हैं, उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे। तो ये इसमें तर्क है, इसको ध्यान रखना है। अब मेरी बात समझना, आर्टिकल 21 मिलना चाहिए था। अब देखो ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ जो आकर शरणार्थी रह रहा होगा, तो बताओ क्या शरणार्थी रह रहा है तो उसको क्या घर बना के दिया भारत सरकार ने? वो तो बेचारा तंबू लगा के रह रहा है, कहीं थोड़ा बहुत कमाता है तो कहीं किराए पे घर ले लिया तो रह रहा है। और दूसरा, किराए पे घर मिलने में बड़ी समस्या आ जाती होगी, बोले इसके बाद तो कोई नागरिकता ही नहीं है, पता लगता होगा नागरिकता नहीं है, शरणार्थी है, देना मत, नहीं कोई कांड करके चला जाएगा। ऐसे लोग डरते भी होंगे, इसलिए कहीं कहीं बेचारे रह रहे होंगे। तो बताओ क्या गरिमा में पूर्ण जीवन जी पा रहे होंगे? नहीं। तो सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये लोग गरिमा में पूर्ण जीवन जी पाएं, और गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के लिए हमने जरूरी समझा कि इन लोगों को जो धार्मिक रूप से वहां परेशान किए गए, धार्मिक उत्पीड़न, और यहाँ पे आने के बाद ही नागरिकता इनको मिल नहीं रही है, तो इनको नागरिकता प्रदान कर दी जाए। तो उन्होंने नागरिकता प्रदान करने के लिए ये वाली चीज लाए हैं, आर्टिकल 21 से जोड़कर भी लाए हैं। तो आप नागरिकता में जब पढ़ोगे तो आर्टिकल 11 तो है ही है, जो कि कानून बनाने की शक्ति देता है। दूसरा, आर्टिकल 21 भी यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 21 सबको प्राप्त है, सभी को, इसमें केवल नागरिक नहीं आता है, सभी को प्राप्त है, ध्यान रखना। और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स? जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और इसके अलावा जितने हैं, चाहे वो 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 18 हो, अगर इन सब की हम बात करें तो ये सब सभी को प्राप्त हैं, सभी लोगों को। ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति बच जाएगा, यानी लेकिन केवल भारतीय नागरिकों को कौन से प्राप्त हैं? तो ये वाले 15, 16, 19, 29, 30, इसको तो याद ही कर लेना। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये स्टेटमेंट अगर आता है तो सही है। मैं कहूं आर्टिकल 21 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गलत है, सभी को प्राप्त है। विदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति उसको भी प्राप्त है, ठीक। इसको ध्यान रखना। तो आर्टिकल 21 को आप यहां पर इससे जोड़ सकते हो, ध्यान रह जाएगी इतनी बात। अब नागरिकता पे आओ, जरा थोड़ी सी पुरानी बात करें, आखिर है क्या नागरिकता, है कहां पर, किसे नागरिक कहेंगे, किसे नागरिक नहीं कहना चाहिए। नागरिकता देखो, जब भारत का संविधान बना, संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने के बाद अब नागरिकता की बात है ना, नागरिकता किसको दें किसको ना दें। तो संविधान के स्टार्टिंग में जिनको नागरिकता देनी थी, संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 का जो समय है, वहां पर तो संविधान में प्रावधान कर दिया, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9 इन सब में प्रावधान कर दिया गया
कि किसको नागरिकता देंगे किसको नहीं देंगे। लेकिन बाद में 1955 का अधिनियम बनाया और अनुच्छेद 11 में बोल दिया गया कि भाई संसद को शक्ति प्राप्त है, तो संसद ने 1955 में कानून बना दिया किसको नागरिकता देंगे किसको नहीं देंगे। लेकिन जब संविधान लागू हुआ है उस समय नागरिकता अधिनियम 1955 है ही नहीं। इसका मतलब तब नागरिकता कैसे मिली होगी? तो आप कहोगे अनुच्छेद 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, ठीक। और किनको मिली होगी ये बात फिर थ्योरी का हिस्सा है, इसको बाद में पढ़ते रहेंगे। लेकिन मेन बात ये समझना कि नागरिकता मिली किस किस प्रकार से है उसको समझना एक बार। जैसे नागरिकता के लिए पहली बात, जब नागरिकता देने का नंबर आया तो बोले कैसे नागरिकता दें, ये भी जब बहस चली होगी तो नागरिकता देने के तो कई प्रकार होते हैं, कई तरीके हो सकते थे। दुनिया के कई देश कई तरीके अपनाते थे। जैसे बोले कि भाई जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक होगा, इसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसके माता पिता का हुआ या माता पिता में से किसी एक का हुआ तो भारत का नागरिक होगा। तो अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं तो आप ये कह सकते हो कि ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, बोले रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता दे दो, ये है नंबर 1, ठीक। तो नागरिकता, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मेरा एक सवाल है ना, सवाल चलो मैं सवाल बाद में पूछूंगा, नहीं तो सवाल अभी पूछूंगा तो फिर तुम समझ नहीं पाओगे बात। एक ब्लड रिलेशन हो गया तरीका नागरिकता देने का। दूसरा एक तरीका हो गया अधिवास, डोमिसाइल जिसको आप कहते हो, कोई व्यक्ति कहां रह रहा है इस हिसाब से अधिवास हो गया। डोमिसाइल हो गया, कहां का डोमिसाइल है उसका, तो इस आधार पे, यानी जब देश आजाद हुआ, यानी जब संविधान लागू हुआ कहां रह रहा था, जब देश आजाद हुआ वो कहां रह रहा था, भारत में रह रहा था, ये भारत से बाहर रह रहा था, ये सारी चीजें देखेंगे, अधिवास देखेंगे उसका, ठीक। तो अधिवास हो गया। तीसरा एक हो सकता है उस व्यक्ति की निष्ठा, निष्ठा कि भारत के भूभाग के प्रति निष्ठा है कि नहीं है, और निष्ठा नहीं है तो उसको नागरिक फिर नहीं बनाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हमारे यहाँ का रहने वाला नहीं है और चाहता है भाई हमें भारत का नागरिक बना दो, और वो कह रहा है कि हमारे आपके संविधान के प्रति अटूट निष्ठा है, आपके राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं, राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं, भारत में हमारी अटूट श्रद्धा है, निष्ठा है, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक क्या बनाया जा सकता है? तो हाँ बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू बना देंगे, देशीकरण के थ्रू बना देंगे, तो हमारे पास तरीके हैं बनाने के। तो ये तीसरी चीज है। इसी निष्ठा पर एक बात एक चलती है, जैसे निष्ठा होने के कारण भारत ने निष्ठा को माना है, इस चीज को ध्यान रखना, कारण है उसका, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जैसे तुम अगर भारत के नागरिक हो तो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। भारत का नागरिक होते हुए अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता आप ग्रहण करते हो तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में साफ साफ लिखा हुआ है। अनुच्छेद 9 यही कहता है, मैंने बताया भी था, अनुच्छेद 9 नो नागरिकता, ऐसे याद कर लेना, नो नागरिकता, यानी नागरिकता चली जाएगी आपकी अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। क्योंकि जब नेहरू जी को विचार दिया गया ना कि नेहरू जी क्या दोहरी नागरिकता रख लें, दुनिया के कई देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता रख लें, तो नेहरू जी ने कहा कि निष्ठा के आधार पर कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है तो उसकी पहले तो निष्ठा होनी चाहिए देश में, और निष्ठा ही नहीं है तो काहे का नागरिक है। तो बोले और अगर निष्ठा है तो निष्ठा दोहरी नहीं हो सकती है ना, निष्ठा दोहरी नहीं, इस चीज को नेहरू जी बहुत अच्छे से मानते थे। नेहरू जी ने कहा निष्ठा दोहरी नहीं हो सकती, या तो मेरे प्रति होगी या किसी दूसरे देश के प्रति होगी, या हमारे देश के प्रति या किसी दूसरे देश के प्रति, और दोनों के प्रति है तो वो निष्ठा किसी की नहीं है। ये नेहरू जी ने उसी समय साफ कर दिया। इस कारण से नेहरू जी ने कहा कि निष्ठा एक के प्रति होगी तो वो जैसे भारत के प्रति तो भारत का नागरिक होगा, लेकिन जैसे ही उसकी निष्ठा दूसरे के प्रति होगी हम अपनी नागरिकता समाप्त कर देंगे। सीधा कहने का मतलब इस आधार पर अनुच्छेद 9 बना, नहीं तो नेहरू जी भी चाहते तो दोहरी नागरिकता रख लेते, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन निष्ठा के आधार पर अगर आप चीज बना रहे हो तो उसमें जरूरत पड़ेगी निष्ठा की। तो ये नेहरू जी ने साफ, ये 3 चीजें बड़ी साफ कर दी। इसके अलावा और चीजों पे भी मिलती है, वो मैं बात नहीं कर रहा। मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, भारत ने अपनी नागरिकता देने का जो मूल आधार बनाया, मूल आधार की बात कर रहा हूं मैं, उस मूल आधार में यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज उसमें कौन सी है? तो आप कहोगे निष्ठा, अधिवास या ब्लड रिलेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ जो शब्द सबसे ज्यादा बार आया होगा वही होगा मेन। तो भारत ने, ये पीटी में आया हुआ सवाल है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, हालांकि ये सवाल ये है कि नागरिकता का जो मूल आधार बनाया गया वो किसे बनाया गया? तो आप कहोगे अधिवास, निष्ठा नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं। हालांकि दोनों चीजें शामिल हैं नागरिकता देने के मामले में, लेकिन मेन चीज जो इंपॉर्टेंट चीज वो कौन सा? अधिवास है। जैसे उदाहरण के लिए जब तुम नागरिकता के प्रावधान देखोगे, किसको नागरिकता दी जाए संविधान के प्रारंभ में, किसको ना दी जाए, तो ये अधिवास शब्द हर बार आएगा, बार बार। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा भी है तो देखना उस पर नोट्स खोल के, अधिवास शब्द, डोमिसाइल शब्द बार बार आता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक, ये तो होगी, जन्म हुआ तो यहाँ का था ही वो, कोई बात नहीं। किसी व्यक्ति का अधिवास भारत में ना हो लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत में अधिवास कर चुका हो या भारत का नागरिक हो, नहीं भारत में रह चुका हो, तो अधिवास शब्द आप देखोगे ना 2-3 बार लाइन से लगातार आएगा। तो जो ज्यादा महत्व दिया गया वो अधिवास को दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए अगर अधिवास को महत्व नहीं देते तो दिक्कत आती। जैसे उदाहरण के लिए पुर्तगाली है ना, फ्रांसीसी,
भाई भारत में रह रहे थे, बड़े लंबे समय से रह रहे थे, और जब देश आजाद हुआ तो कुछ भाग गए और कुछ यहीं रह गए। जो यहीं रह गए, अगर अधिवास शब्द का प्रयोग ना करते तो ना तो फ्रांसीसियों का जन्म भारत में हुआ, या पुर्तगालियों का ना तो जन्म भारत में हुआ है, एक बात, और दूसरा पुर्तगाली का जन्म जब भारत में नहीं हुआ तो पुर्तगाली के माता पिता का जन्म कैसे भारत में हुआ होगा, वो तो बाहर का ही होगा। इनको नागरिकता कैसे दें? तो इसलिए हमने मेन महत्व किसको दिया? हमने मेन महत्व दिया अधिवास को। बोले कोई बात नहीं, भारत में रह तो रहा था ना, बोले हाँ भारत में रह रहा था, ठीक, भारत का नागरिक होगा, लेकिन ध्यान रखेगा कि उसकी निष्ठा भारत के संविधान के प्रति होनी चाहिए, बस इतना सा है। अगर उसकी निष्ठा पुर्तगाल के प्रति भी है तो भैया सिर्फ पुर्तगाल के नागरिक बन जाओ जाके, भारत का नागरिक बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो लोग यहीं रहे, फिर यहीं के नागरिक बन गए, फिर उनके बच्चे वो सब इंडियन हो गए, भारत में पैदा हो गए, तो वो जन्म से नागरिक हो गए, ये है, ठीक। तो अब नागरिकता किस प्रकार से मिलती है, किससे नहीं? अब जो तरीका है वो नागरिकता अधिनियम 1955 वाला है, जिसमें 5 तरह से नागरिकता मिलती है। कितने प्रकार से? 5। अब ये तो थ्योरी का हिस्सा, लेकिन बता देता हूं एक बार, फिर से सुन लेना। 5 प्रकार नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके हैं। पहला, जन्म से, बाई बर्थ, जन्म से। दूसरा, वंश क्रम से, दूसरा वंश क्रम से, यानी आपके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी भारत के नागरिक रहे हो। तीसरा, पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन। चौथा, देशीयकरण से, नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण से। और 5वां, अर्जित भूभाग के सम्मिलन से। जैसे उदाहरण के लिए, कोई हिस्सा जो भारत का हिस्सा नहीं था, कोई पार्ट ऐसा जो भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन भारत ने उस पर अधिकार कर लिया, उसे अपने कब्जे में ले लिया, तो वहां के नागरिक इस 5वें तरीके से भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण एक देता हूं, गोवा को 1961 में हमने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक। पुर्तगाली मान नहीं रहे थे, जा नहीं रहे, तो हमने लड़ाई कर ली उनसे, ऑपरेशन विजय चलाया, ऑपरेशन विजय में पुर्तगाली हार गए, पुर्तगाली भाग गए। लेकिन जो वहां की जनता रही होगी भाई, वो तो वहीं रही ना, और वो भारत का हिस्सा थोड़ी था, वो तो भाई वो तो लोग पुर्तगाली थे, जो गोवा था भारत में नहीं था वो हिस्सा। तो जब गोवा का हिस्सा था तो वो लोग तो पुर्तगाली कहलाएंगे। तो भाई अब ये भारत के नागरिक कैसे बनेंगे? तो वह भारत के नागरिक बनेंगे कैसे? अर्जित भूभाग के सम्मेलन से, क्योंकि हमने उसको एक्वायर कर लिया उस एरिया को। यही सिक्किम के साथ हुआ, 1975 हमने सिक्किम को अपना बना लिया, और उसके बाद उसके सभी नागरिकों को नागरिकता कैसे मिल गई होगी? अर्जित भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, क्योंकि उस हिस्से को हमने अपने में मिला लिया। बाकी ये और तरीके हैं ऊपर के, जिनको बाद में हम पढ़ेंगे, अभी नागरिकता का चैप्टर आया नहीं है, लेकिन इतनी बात करनी थी नागरिकता संशोधन अधिनियम की, तो हमने बात कर ली। अब बात आती एनआरसी क्या है फिर, है ना? तो एनआरसी केवल एनआरसी नहीं है, इसमें 2 चीजें हैं, तो मैं दोनों बता देता हूं। एक होता है एनआरसी, एक होता है एनपीआर। एनपीआर क्या है? एनआरसी और एनपीआर देखो एक बार ध्यान से, एक है एनआरसी और एक है एनपीआर। ये 2 चीजें हैं। क्या है 2 चीजें? एनआरसी को कहते हैं नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। फॉर सिटीजन्स या सिटीजनशिप एक ही बात है, सिटीजन लिख लेना। और एनपीआर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। कीवर्ड को पकड़ लेते हैं बस। कीवर्ड है इधर सिटीजन और इधर पॉपुलेशन, ठीक। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इन्हीं में तुमको अंतर बताया है ना? मैंने कहा जनसंख्या वो शब्द अलग है और सिटीजन शब्द अलग है। जनसंख्या में जितने लोग हैं सब सिटीजन नहीं होते हैं, लेकिन जनसंख्या जब की जाती है सबको गिना जाता है। जैसे मैंने कहा भारत की जनसंख्या कितनी है, तो जो तुमने जनसंख्या गिनी है तो ध्यान रखना तुमने नागरिक नहीं गिने, तुमने सब गिने हैं, उसमें सब कुछ गिना गया है। जो अवैध रूप से आ गए वो भी उनकी गिनती हो गई, वो भी गिन लिए गए। जो शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं वो भी गिन लिए गए। जो मिल गया गिनते ही चले गए, बस हमने नहीं देखा हमारा नागरिक है कि नहीं है, बात खत्म हो गई। तो इसको ध्यान से सुनना, एनआरसी एनपीआर ये 2 अलग अलग बातें हैं। भारत सरकार एनआरसी जो लाने की बात बार बार कह रही है, एनआरसी के तहत एक रजिस्टर बनेगा जिसमें हमारे सिटीजन्स के नाम रखे जाएंगे। और देखो ये ना भारत के लिए बड़ी नई बात है, दुनिया के और देशों के लिए नई बात नहीं है। दुनिया के जो जितने विकसित देश हैं सब में सिटीजन्स का रजिस्टर होता है, जिसमें सिटीजन्स का डाटा वगैरह पूरा कंप्लीट रहता है। ठीक जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड बना है, ये लगभग उसी तरह का है, हर व्यक्ति का आधार कार्ड है। लेकिन एनआरसी में जब नाम होगा, अब आधार कार्ड तो सबका बन गया, ठीक। क्या आधार कार्ड को नागरिकता का आधार माना जा सकता है? तो नहीं, ये तो भाई कह दिया कि भाई नागरिकता का आधार नहीं है, हमारा एक पहचान पत्र है आधार कार्ड, ठीक।
तो सिटीजन्स का जो रजिस्टर यहाँ बनेगा, यहाँ पर ये देखा जाएगा कहीं ये व्यक्ति अवैध रूप से तो नहीं आया हुआ है, और अवैध रूप से आया हुआ है तो उसका नाम सिटीजन रजिस्टर में नहीं लिखा जाएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में नहीं लिखा जाएगा। और जब इसमें नाम नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो, भारत का नागरिक नहीं है। अब भारत का नागरिक नहीं है तो भारत की जो सुविधाएं हैं वो भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। यहाँ पर जितने, चाहे वो डॉक्यूमेंट की सुविधा हो, चाहे आपको फ्री राशन मिलता हो, चाहे आपको मकान मिलने की, चाहे योजनाओं को लेने की बात हो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा फिर, है ना। वो तो फिर आप यहाँ से देखा जाएगा तुम हो कहाँ के, फिर तुमको वहां भेजा जाएगा, डिटेंशन कैंप बनते हैं, फिर वहां पे भेजा जाता है, फिर वहां से देखा जाता है व्यक्ति कहाँ का है, फिर वहां भेजने का प्रयास करते हैं, वहां की एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ का व्यक्ति यहाँ आ गया, ऐसे ऐसे है और इसको ले जाओ, इसको हम भेज रहे हैं, अपना संभालना इसको। ये सारी चीजें चलती हैं। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जब बनेगा उसके तहत भारत के सभी नागरिकों के नाम उसमें रखे जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या प्रावधान होगा, क्या नहीं होगा, ये कैसे बनेगा, किस आधार पर बनेगा, इसका कोई भी अभी तक सामने प्रारूप नहीं है। ये सब हवा में बातें हैं जितनी भी चल रही हैं कि तुमसे तुम्हारा पहचान पत्र मांगेंगे, कहेंगे सिद्ध करो कि तुम भारत के ही हो, अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बता देना, क्या कहते हैं, कोई 3 लोगों से पूछवा देना कि मैंने बहुत सालों से जानता हूँ, यहीं रहते हैं। ये सब ना हवा में बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं अभी। जब स्पष्ट ही नहीं, भारत सरकार ने नहीं किया, हम क्या कहानी बना लें, अभी कुछ भी ऐसा डिसाइड हुआ नहीं है। ये होता है एनआरसी, जिसमें सिटीजन्स के नाम ही लिखे जाएंगे। जैसे मान लो हम इतने लोग बैठे हैं, हम तो सभी खैर सिटीजन इंडिया के, लेकिन मान लेते हैं हम में से 2-3 लोग सिटीजन नहीं है उदाहरण के लिए। तो जब अब मेरे पास 2 रजिस्टर हैं, एक मेरे पास एनआरसी है रजिस्टर और मेरे पास दूसरा पॉपुलेशन रजिस्टर है, तो मैं जब पॉपुलेशन रजिस्टर उठाऊंगा तो तुम सबके नाम लिख लूंगा, लेकिन जब मैं सिटीजनशिप वाला जो रजिस्टर उठाऊंगा तो मैं सबके नाम नहीं लिखूंगा, मैं उन 2 लोगों को छोड़ दूंगा जो भारत के नागरिक नहीं है, ठीक, मैं उनके नाम इसमें लिखूंगा। तो वो रह गया, वो एनपीआर में तो चला गया लेकिन वो एनआरसी में नहीं आया। ये है। अब क्या है, अब दोनों को जोड़ो जरा, इसको और उसको जोड़ो। अब बताओ मुझे, इसमें सारे सिटीजन्स के नाम लिखे जाएंगे, ठीक, और जो सिटीजन नहीं रहा, जो छूट गया, वो बाहर चला गया, वो तो सिटीजन है ही नहीं। अब सिटीजन नहीं है तो सीए के तहत उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गया उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो किसको नागरिकता मिलेगी भाई? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये 6 समुदाय। मुस्लिम तो रह गया, और जो मुस्लिम का नाम एनआरसी में नहीं है उसको नागरिकता मिलनी भी नहीं है। अब क्यों? जब सिटीजन नहीं सिद्ध कर पाया अपने आप को तो उसको नागरिकता उधर सीए से भी नहीं मिल रही है, उसको तो उठाकर बांग्लादेश, पाकिस्तान जहां वो आया उसको वहां भेज दिया जाएगा, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसे तो बहुत लोग पकड़े जाएंगे भारत के अंदर फिर, क्योंकि जब अवैध शरणार्थियों की बात आती है जो भाग के आ गए बांग्लादेश से 1971 के वॉर में, उनमें मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या है। ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा था, तो कुछ ट्रेनिंग लेने आ गए। मुक्ति वाहिनी जब बनी तो ट्रेनिंग लेने आ गए, तो उनको यहाँ पर सब कुछ अच्छा लगा, उन्होंने कहा बांग्लादेश से तो बढ़िया है, मुस्लिम ही थे वो, तो त्रिपुरा में, असम में, पश्चिम बंगाल में सब जगह बस गए जाके। और जब बांग्लादेश बना देश के रूप में तब भी वापस नहीं गए, और जब तब भी वापस नहीं गए और वो इसी रूप में रह गए, ना तो वो भारत के नागरिक है ना कुछ है, ठीक। तो ऐसे लोगों के नाम फिर उस रजिस्टर में नहीं आएंगे। मान लो तो 1971 तो बहुत पुराना हो गया, तुम कहोगे हो गया, तो उनके बच्चे भी तो पैदा हुए होंगे, उन्होंने शादियां भी की होंगी, उनके बच्चे भी हुए होंगे, अब वो बड़े हुए होंगे। जब रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे तो पता लगेगा यार इनके तो माता पिता वहां से आए थे, ये तो अवैध है, अवैध प्रवासी हैं। और जब अवैध प्रवासी हैं इसका मतलब क्या होगा, उनको तो नागरिकता भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन जो अवैध प्रवासी हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, उसको तो नागरिकता मिल जाएगी सीए के तहत। इसीलिए जब ये कॉम्बो बन जाता है तब कहते हैं मुस्लिम लोग ये तो बड़ा खतरनाक है, जितने भी मुसलमान अवैध प्रवासी पकड़े जाएंगे वो तो सब भगा दिए जाएंगे फिर। तो ये दिक्कत का विषय तो है, समस्या का विषय तो है, इसीलिए इसका विरोध मुसलमान करते हैं। लेकिन जो ये कहा जाता है कि भारत के मुसलमान की नागरिकता छीन ली जाएगी, ऐसा नहीं। जो सिटीजन है वो तो सिटीजन रहेगा। अब जैसे कोई सिटीजन है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, अब उससे भारत की नागरिकता थोड़ी छीन लोगे। वो तो भाई तुम्हारे ऊपर कोई अलग आरोप हो जिन आधारों पर छीनी जाती है, अगर ऐसा तुमने कुछ किया होगा तो छीनी जाएगी, नहीं तो नहीं छीनी जाएगी, ठीक। छीने को तो सबकी छीन सकती है भारत सरकार नागरिकता, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसीलिए सीए जो है वो नागरिकता देने के प्रावधान करता है, छीनने का नहीं। लेकिन नागरिकता किसकी छीन जाएगी? जिसके पास होगी उसकी नहीं छिनेगी, जिस पे है ही नहीं उसको नागरिक नहीं माना जाएगा, जिसका नाम एनआरसी में नहीं होगा। लेकिन एनआरसी का भी कोई प्रावधान नहीं है। भारत सरकार का कहना है इलेक्शन हो जाए उसके बाद एनआरसी बनाने पे जोर देंगे, अभी नहीं। अभी तो सीए लागू किया है, अभी हम काम सिर्फ इनको नागरिकता देने का करेंगे जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारत में आए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी ध्यान रखना, केवल 3 देशों से। चौथा देश कोई म्यांमार से आया तो नहीं, म्यांमार वाले को नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे म्यांमार से कोई हिंदू चला आया ना, बौद्ध चला आया, नहीं, उनको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। इसको ध्यान रखना, 3 ही देश की बात हो रही है, ठीक। इसमें इतनी बात याद रखना।